एज यू नो 4 मेजरमेंट स्केल है हमारे पास। तो यहाँ मैंने मेजरमेंट स्केल को एग्जांपल लिए सोशल साइंसेस से। डू यू वॉच टॉक शोज? तो अगर रिस्पोंडेंट का रिप्लाई जस्ट कैटेगरीज में आ रहा है यस नो, तो ये नॉमिनल वेरिएबल। फिर हमारा क्वेश्चन है हाउ मच यू सेटिस्फाइड बाय द टॉक शोज, और उसका रिप्लाई आ रहा है रैंकिंग की फॉर्म में, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री। तो ये ऑर्डिनल स्केल वेरिएबल है। और थर्ड पे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है एट एक्सप्रेस चैनल, तो ये क्वांटिटीज़ में आ रहा है 50,000 रुपीज़ एंड सो ऑन। तो ये इंटरवल या रेशियो स्केल पर कंबाइन हम इसको ले। तो ये मेजरमेंट स्केल है। यानी आपने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए क्वेश्चनर बनाया, और इस क्वेश्चनर के अंदर जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन हैं वो पॉसिबली कोई क्वेश्चन नॉमिनल स्केल पर हो सकता है, ऑर्डिनल पर हो सकता है, और इंटरवल या रेशियो स्केल पर हो सकता है। तो ये हमने जब वर्क कर लिया, क्वेश्चनर बना लिया, और फिर क्वेश्चन में जो वेरिएबल इंक्लूड किए उनकी टाइप भी हमने एक्सप्लेन कर ली। तो इसके बाद फिर बारी आती है कि किस मेजरमेंट स्केल के लिए कौन सा मेथड जो है वो अप्रोप्रिएट। तो ये मेरी अपनी एफर्ट है। इसमें एक ही स्लाइड पे हर मेजरमेंट स्केल के अकॉर्डिंग जो स्टैटिस्टिकल टूल एप्लीकेशन में आने चाहिए उनकी लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए। तो जिस तरह यहाँ मैं थोड़ा सा इसको एलाबोरेट कर देता हूँ। जैसे नॉमिनल स्केल अगर हमारा वेरिएबल है लाइक जेंडर है, रूरल अर्बन जो लिविंग एरिया है, इसी तरह क्या आप टास्क फोर्स देखते हैं या नहीं, इस तरह का जो हमारे क्वेश्चन है, तो इस पर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं। एसोसिएशन या रिलेशनशिप चेक करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट हम यूज़ करते हैं। प्रोपोर्शन टेस्ट हम करते हैं। ग्राफिकल मेथड में पाई चार्ट यूज़ करते हैं, और एवरेज फाइंड करने के लिए मीडियन या फिर मॉड यूज़ करते हैं। तो ये मेथड्स हैं जो नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों तरह के डेटा सेट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। यानी जब एज यू नो नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा को हमने कंबाइन करके कहा था कैटेगोरिकल डेटा। यानी अगर हमारा डेटा सेट कैटेगोरिकल है तो हम स्टैटिस्टिकल टूल्स में से ये जो दो फर्स्ट रोज में इंफॉर्मेशन मौजूद हैं इनमें से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। और लेटर ऑन अगर हमारा डेटा कैटेगोरिकल नहीं बल्कि क्वांटिटेटिव है, तो फिर हम ये जो नीचे दो रोज में इंफॉर्मेशन है इनमें से हम टूल यूज़ करते हैं। ये भी एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमें इस बात पे ग्रिप होना कि राइट टाइम पे राइट मेथड जो है वो यूज़ किया जाए। तो अगर हमारा डेटा क्वांटिटेटिव है, इंटरवल या रेशो किसी भी स्केल पर है, तो हिस्टोग्राम हम यूज़ करते हैं डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकली बताने के लिए। एवरेजेस मेजर में अरिथमेटिक मीन मोस्ट सूटेड है, और वेरिएशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन मोस्ट सूटेड है। और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए हम टी टेस्ट, जी टेस्ट यूज़ करते हैं। डिपेंडेंस का स्ट्रक्चर जिस तरह आपको बताया जा चुका है वो एक्सप्लेन करने के लिए हम रिग्रेशन यूज़ करते हैं, और इंटरडिपेंडेंस का स्ट्रक्चर देखने के लिए हम कोरिलेशन यूज़ करते हैं। सो ये मेथड्स हैं और एप्रोप्रिएट हैं ये मेथड, और इनफ हैं अपने डेटा सेट को एक्सप्लोर करने के लिए और ऑडियंस को, रीडर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ कोई क्वेश्चन है आपका तो इस स्लाइड पे पूछ लें। इसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर मैंने थोड़ा सा कोशिश की शेयर करने की। जिस तरह ये एज यू नो जो रिसर्चर है सबसे पहले उसे चाहिए कि अपने डेटा को एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफिक्स का यूज़ करे, ताकि जो अनएजुकेटेड लोग हैं या लेस एजुकेटेड लोग हैं तो उन्हें भी डेटा अच्छी तरह समझ आए। तो ग्राफ्स में हम पाई चार्ट यूज़ करते हैं और बार चार्ट यूज़ करते हैं कैटेगोरिकल डेटा के लिए। ये जो हमारे मेथड्स हैं दोनों, पहले दोनों जो हैं अगेन कैटेगोरिकल डेटा के लिए। और इसके बाद जो नीचे हम हिस्टोग्राम देख रहे हैं तो ये भी हम यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव डेटा के लिए।
हम इसको डेटा को प्लॉट कर लेते हैं और एक्स एक्सिस पे एज यू नो क्लास इंटरवल हम लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम इसके लिए यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी। फिर एज यू नो स्कैटर डायग्राम हम यूज़ करते हैं रिग्रेशन और कोरिलेशन के केस में। तो ये हमारे पास ग्राफिक्स में जो मोस्ट सूटेड हैं एप्लीकेशंस वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्राफ्स हैं लेकिन ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है और मोस्ट प्रेफर्ड है। तो ये हमने काम किया। देन जो मेयर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन है उसको मैं कंबाइन एक ही स्लाइड पे शो कर रहा हूँ। ये समरी आपके पास है। अगर क्वांटिटेटिव डाटा है और एवरेज फाइंड करनी है तो मीन यूज़ करें, ठीक है। मतलब न्यूमेरिकल डाटा है हमारा, तो हमें अगर एवरेज सेट वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो मीन इसका मोस्ट प्रेफर्ड। और अगर रैंक डेटा है या ऑर्डर डेटा है जिसमें नेचुरल ऑर्डर मौजूद है तो हम यूज़ करेंगे वहाँ मीडियन। और अगर प्योर नॉमिनल डेटा है जिसमें जस्ट कैटेगरीज हैं तो एवरेज बताने के लिए हम यूज़ करेंगे मॉड। और डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस हम अगर हमारा डेटा क्वांटिटेटिव है न्यूमेरिकल है तो दोनों में से कोई एक टूल यूज़ कर लेंगे। और मोस्ट प्रेफर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है क्योंकि ये ओरिजिनल यूनिट में हमें रिजल्ट देता है। तो ये हमने चैप्टर नंबर 3 और 4 में पढ़ा। इसके बाद हमने जो काम ये सारा हमने फिजिकल क्लासेस में पढ़ा था। ऑनलाइन क्लासेस में हमने रिग्रेशन और कोरिलेशन से शुरू किया। तो ये कल भी मैं बता रहा था, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपको सपोज क्वेश्चन देता हूँ, एक्स वाई की दो कॉलम प्रोवाइड कर देता हूँ तो उस पे ये मेरे 7-8 पॉसिबल क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। जैसे कि पहले भी बताया जा चुका है, अगर मैं आपको एक्स और वाई की सेपरेशन करके ना दूं, जस्ट दो वेरिएबल की इंफॉर्मेशन दूं, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी दैट चूज द रिस्पांस वेरिएबल। यहाँ से रिस्पांस वेरिएबल चूज करें बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ स्टैटिकल बैकग्राउंड। फिर उसी डेटा पे स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करें और नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बताएं। तो नेचर ऑफ द रिलेशनशिप पे बात हो चुकी है। आप डेटा को प्लॉट करते हैं और अगर पॉजिटिव इंक्रीजिंग ट्रेंड नज़र आता है तो हम कहेंगे यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर डिक्रीजिंग ट्रेंड बनेगा तो हम कहेंगे यहाँ नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप है। देन एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन, मतलब आप लीस्ट स्क्वायर मेथड के जरिए ए और बी आप फाइंड कर लेंगे। जो फार्मूले आपको दिए गए ए और बी के, वो फार्मूलाज की किसी भी तरह से जो मैनिपुलेशन है वो आपसे शेयर नहीं की गई, जस्ट फार्मूले दिए गए, फार्मूला डिराइव नहीं करवाया गया। तो इतना याद रखना है कि जो रिग्रेशन लाइन हम एस्टिमेट करते हैं वो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से हम करते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था। इसके बाद रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की इंटरप्रिटेशन है, यानी जो आपने बी निकाला है तो उसको इंटरप्रेट करें, हो जाएगा इंटरप्रेट। इसके बाद कंपेयर द रिजल्ट ऑफ बी विद स्कैटर डायग्राम। इस पे हमें ये बात इम्पोर्टेंटली करना है। सपोज इफ बी का आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जो स्कैटर डायग्राम है शुड शो पॉजिटिव। अगर बी का आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो उधर स्कैटर डायग्राम जो है उसको भी जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव शो करना चाहिए। और अगर बी का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो फिर स्कैटर डायग्राम को जो ट्रेंड है वो नेगेटिव शो करना चाहिए, नेगेटिव ट्रेंड शो करना चाहिए। यानी रिजल्ट्स मैच करने चाहिए। ये नहीं है कि हम मैथमेटिकली जब ए और बी निकालें तो ट्रेंड कुछ और आ रहा हो और जब ग्राफिकली हम काम कर रहे हैं तो ट्रेंड कुछ और आ रहा हो, ऐसा नहीं। तो ये कंपैरिजन हो गया।
इसके और रिसर्चर के लिए ये बड़ी अच्छी बातें, और यही तो डिस्कशन है और यही आपका टेक्निकल वर्क है। जब आप बताएंगे कि ये देखें स्कैटर डायग्राम कौन सा रिलेशन शो कर रहा है वेरिएबल्स के दरमियान, इधर बी के आप बता रहे हैं, तो ये लिंक्ड बातें आपस में। इसके बाद फाइंड कोरिलेशन एंड इंटरसेक्ट, तो आप कोरिलेशन का फार्मूला यूज़ करके कोरिलेशन निकालेंगे, और यहाँ पे इसका भी लिंक बनेगा। अगर अगर हमारे पास बी का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, तो इस सूरत में जो आर यानी कोरिलेशन का आंसर है उससे भी पॉजिटिव ही आना चाहिए। और अगर बी का आंसर नेगेटिव आ रहा है तो कोरिलेशन का आंसर भी नेगेटिव हो सकता है। इसके बाद है फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो सिंपली जो आपने आर निकाला है, कोरिलेशन निकाला है, तो उसका स्क्वायर ले लेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बन जाएगा। इसके बाद एक्सट्रापोलेशन है और इंटरपोलेशन है, तो उसमें सिंपली ये आपको बताया था मैंने, अगर हमारे पास x के अंदर ये डिफरेंट नंबर हैं और हमने रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट कर ली है, तो यानी ये सपोज हमने रिग्रेशन लाइन एस्टिमेट कर ली, ए और बी हमारे पास मौजूद है, और सपोज अगर मैं आपसे कहूँ पुट x इज इक्वल टू 4 और इस पे आप y का रिजल्ट बताएं, तो आप जो x चूज कर रहे हैं वो इसी लिस्ट के अंदर से ले रहे हैं। सो ये जो y हैड का रिजल्ट आएगा इसको हम बोलेंगे, ये हमारे पास है इंटरपोलेशन, इसे हम कहेंगे ये जो हमारी फाइंडिंग है ये इंटरपोलेशन है। और सपोज अगर आपसे कहा जाए पुट x इज इक्वल टू 7, तो ये x की गिवन रेंज से बाहर से हम नंबर ले रहे हैं, तो यहाँ से जो y एस्टिमेट आएगा तो वो हम इसको बोलेंगे एक्सट्रापोलेशन। तो ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। तो इस स्लाइड पे अगर कोई क्वेश्चन है तो करें आप। ये आवाज़ नहीं क्लियर आई। जी क्लियरली बताएं क्या कह रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट पे जो हमने काम किया था वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से था, तो इस पे ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे शेयर किए जा चुके हैं। व्हाई वी नीड हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग की कंस्ट्रक्शन के 6 स्टेप्स, टी टेस्ट और जी टेस्ट के दरमियान डिफरेंस, इनके कॉन्फिडेंस इंटरवल, प्रोपोर्शन, अजम्पशंस क्या है टी टेस्ट की, कल भी मैं बता रहा था 3 अजम्पशंस हैं। नंबर 1, जिस पॉपुलेशन से हम सैंपल ले रहे हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए, जो सैंपल हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो रेंडमली सिलेक्ट होने चाहिए, और थर्ड पे जो सैंपल्स हैं उनकी सिलेक्शन आपस में इंडिपेंडेंट है, एक सिलेक्शन दूसरी सिलेक्शन को इफेक्ट नहीं करेगी। इसके बाद पी वैल्यू का कंसेप्ट आपको बताया गया, प्रोपोर्शंस की टेस्टिंग बताई गई, और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए काई स्क्वायर टेस्ट आपको बताया जा चुका है। तो ये हमारा सारा वर्क था जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, और इस पर्पस के साथ पढ़ा है कि सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम मकसद नहीं है, एग्ज़ाम प्लस आपकी थीसिस रिपोर्ट। तो ये हम कल पढ़ चुके हैं, तो आज मैंने फिर इसको रिपीट कर दिया। अगर आपके क्वेश्चंस हुए तो वो हम ग्रुप में फिर आपसे शेयर कर लेंगे। इसके बाद जो आज का हमारा काम है उस पर थोड़ा सा 10 एक मिनट है हमारे पास। और बहुत इम्पोर्टेंट है ये बात, और मैंने इसको काफ़ी हद तक सिलेक्ट करके आपसे शेयर करने आ। ये आवाज़ क्लियर आ रही है? जी सर। चलो, तो अल्लाह का शुक्र है तकरीबन 7 to 8 पब्लिकेशंस है मेरी, और तकरीबन 7 स्टूडेंट्स को मैंने एम फिल का थीसिस करवाया है। तो जो मैंने फेस किया है
और जो पॉसिबली आप फेस करेंगे, तो उसको सामने रखते हुए ये 2 या 3 स्लाइड्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। और इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम कि हम जो सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करते हैं डेटा कलेक्शन के लिए, वो क्या क्या हो सकती हैं, और फिर सैंपल साइज़ हमें कितना रखना चाहिए जब हम सैंपल सिलेक्ट कर रहे होते हैं। इस पे हमने जस्ट बात करनी है। तो सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग जो है ये सिलेक्शन है रिप्रेजेंटेटिव पार्ट की पॉपुलेशन के अंदर से। सैम्पलिंग इज द टेक्निक इन विच वी सिलेक्ट a representative sample from the population। अब इसकी दो बड़ी टाइप्स हैं सैम्पलिंग की। आपने डेफिनेटली इस पे कोर्स पढ़ा होगा और डिटेल से पढ़ा होगा, तो मैं यहाँ से सिर्फ 2 या 3 इम्पॉर्टेंट बातें आपके लिए स्पेशली शेयर करना चाहूँगा। तो इस पे ज़रा फोकस करना है। तो सैम्पलिंग की 2 टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो अब इसका सिंपल, अगर मैं दोनों टाइप्स की जो सैम्पलिंग है इसको डिफ्रेंशिएट करूं, तो सिंपल मीनिंग्स ये बनेंगे कि अगर हम सैम्पलिंग कर रहे हैं रैंडमली विदाउट इन्वॉल्विंग, जो डेटा कलेक्टर है, जो रिसर्चर है, वो इन्वॉल्व नहीं हो रहा, रैंडमली वो काम कर रहे, तो इस सिलेक्शन को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और अगर रिसर्चर इन्वॉल्व हो रहे, वो कहता है ये इलाका सिलेक्ट करें, इस बंदे से मालूमात लें, इस बंदे से मालूमात लें, तो ये पर्सनली वो इन्वॉल्व हो रहे, और ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एक ये सर होपफुली, पॉइंट रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। जी प्रोबेबिलिटी ये सैम्पलिंग, जी जी प्रोबेबिलिटी ये सैम्पलिंग आपने में कहा ना रैंडम वाला और कैटेगराइज वाला, ये वाला प्लीज। रैंडम, और जिसमें पर्सनली जो रिपोर्टर है या डेटा कलेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। सो आई रिपीट अगेन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में मैं जस्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जब हम सैम्पलिंग करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उस डेटा कलेक्शन के दौरान अगर रिसर्चर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, रैंडमली वो रैंडमली इंफॉर्मेशन ले रहे, तो यहाँ पे ये वर्ड है जो डिफ्रेंशिएट करेगा। रैंडमली अगर इंफॉर्मेशन ली जा रही है तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। और अगर सिलेक्शन जो है वो नॉन रैंडम है, मतलब रिसर्चर खुद इन्वॉल्व हो रहा है, इन्वॉल्व वो कैसे हो रहे, जैसे कहता है जी कि फैसलाबाद के अंदर जो फ्ला रीजन है, मतलब टाउन ए चीज सिलेक्ट कर ले, वो खुद कहता है। सपोज उसने देखना है कि जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई पे उसने सर्वे करना है, लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो अपनी मर्जी से फैसलाबाद में से टाउन ए सिलेक्ट कर लेता है, और फिर वो अपनी मर्जी से जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनसे वो डेटा लेता है। रिस्पोंडेंट्स भी उसकी अपनी चॉइस के हैं। तो बेसिकली वो पर्सनली इन्वॉल्व हो रहा है। रीजन हालांकि उसको चाहिए था वो रैंडमली पहले देखता कि फैसलाबाद के अंदर डिविजन्स उसको स्प्लिट करता, इंडस्ट्रियल जोन में, एजुकेशन के जोन में, एग्रीकल्चर जोन में स्प्लिट करके फिर उसमें से रैंडमली वो सिलेक्ट करता, हर ग्रुप में से लोगों को लेता और फिर फीडबैक लेता, तो वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी। लेकिन अगर वो पर्सनली इन्वॉल्व हो रहे, खुद कहता है कि जी ये फलां टाउन को सिलेक्ट करना है, उस टाउन के अंदर फलां स्ट्रीट में जाना है, और स्ट्रीट के अंदर इन इन हाउसेस से डेटा लेना है, तो वो कोई रैंडम वर्क नहीं कर रहा, कोई वो साइंटिफिकली काम नहीं कर रहा, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसकी डिटेल थोड़ी मैं और अभी वजात देता हूँ इसकी। तो ये आप लोगों ने वन बाय वन काफ़ी डिटेल से पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे, बट मैं इसमें से ऑल इम्पोर्टेंट जो स्टेटिस्टिकल हमारा कॉन्सेप्ट है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में फर्दर 4 टाइप्स हैं। तो आमतौर पे ये जो पहली 2 है ना, ये हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन इज होमोजीनियस, यानी जिस पॉपुलेशन में से हमें डेटा लेना है वो तकरीबन
एक ही तरह के लोग उसमें रहते हैं, स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन नहीं है। ये नहीं है कि अगर आपने इन्फ्लेशन रेट पे वर्क करना है तो वहाँ पे बहुत एलीट क्लास भी है, मीडियोकर क्लास भी है, पुअर क्लास भी है, नहीं। मतलब अगर आप कोई रीजन सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें एक ही तरह के लोग मिलेंगे आपको, और फिर आप उनसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन लेंगे। और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है, जो हमारी अब पॉपुलेशन, जी जी, जो हमारी पॉपुलेशन है होमोजीनियस होती है, इसके अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है, हर तरह के लोग होते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम वहाँ पे क्लस्टर्स बना लेते हैं, हम स्टेटम, आई शुड से स्टेटम हम बना लेते हैं, ग्रुप्स हम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पहला ग्रुप हो गया, ये मैं उस वक्त कह रहा हूँ जब हमारी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है। सपोज मैंने फैसलाबाद में टाउन ए लिया, तो उसके अंदर हर तरह के लोग मौजूद हैं। तो मैंने वहाँ से एलीट क्लास का एक ग्रुप अलहदा कर दिया, लिस्टिंग कर दी एलीट क्लास के जो लोग हैं, मीडियोकर क्लास के जो लोग हैं, और पुअर फैमिलीज जो हैं, वो मैंने 3 डिफरेंट ग्रुप्स ले लिए। तो उसी टाउन में से मैंने हाउसेस को इन लिस्ट किया कि ये जो हाउसेस हैं दे आर एलीट क्लास, सेकंड वन दे आर मीडियोकर, एंड दे आर पुअर, थर्ड वन। तो अब मैं हर एक ग्रुप में से, जैसे ये ग्रुप है एलीट क्लास का, और सपोज मुझे 100 लोगों से डेटा लेने, तो मैं 30 लोगों का डेटा यहाँ से ले लूँगा, 30 का यहाँ से, 30, 35, 32 का यहाँ से, ताकि हर ग्रुप की नुमाइंदगी हो जाए और जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो रिलायबल हैं। तो ये स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, यानी हमने हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को होमोजीनियस में खुद कन्वर्ट किया, और उसमें हमने स्टेटम बना लिए सिमिलर ग्रुप्स के, सिमिलर इंडिविजुअल्स। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में मोस्ट कॉमनली टेक्निक है। सिस्टमेटिक में हम एक तरतीब बना लेते हैं। सपोज अगर हम किसी टाउन में डेटा लेने गए तो हम लिस्ट ले लेंगे वहाँ की, सपोज अगर 200 घर है वहाँ पे, तो हम तरतीब बना लेंगे कि हर 5वां घर जो है वहाँ से हम डेटा लेते जाएंगे। मतलब उस लिस्ट के अंदर, जिसे हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड की अब बात कर रहे हैं, सिस्टमेटिक की, सॉरी। तो अगर टोटल वहाँ पे 200 हाउसेज हैं, तो हम एक लिस्ट बना लेंगे और तरतीब बना लेंगे, हर 5वां घर, मतलब पहले 5वां, फिर 10वां, फिर 15वां, इस तरह से हम चलते जाएंगे और हम वहाँ से डेटा कलेक्ट कर लेंगे। तो ये सिस्टमेटिक टेक्निक है, जिसमें एक तरतीब के साथ हम करते हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल है, इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बायोलॉजी वाले जो लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो एक चेन बना लेते हैं। हम सोशियोलॉजी में जनरली ऐसा नहीं करते। देन क्लस्टर सैम्पलिंग टेक्निक है, तो इसमें हम क्लस्टर वाइज डेटा लेते हैं। मतलब एक ग्रुप सिलेक्ट कर लिया और उसमें जो मिला उससे हमने डेटा ले लिया। उसमें फिर हमने सर्टिफिकेशन नहीं करना होती, एक तरह के लोगों का यूनिट नहीं बनाना होता। तो हम जैसे सपोज पंजाब है, पंजाब में हमने 2 डिस्ट्रिक्ट का डेटा लेना है, लाइक चिन्योट एंड फैसलाबाद। तो हम अगर हमने ये 2 यूनिट सिलेक्ट कर लिए, तो अब इसमें ये क्लस्टर है, और इसमें हम फिर जो हमें मिलेगा उससे हम डेटा ले लेंगे, उस पर हम मज़ीद ग्रुपिंग नहीं करेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में चारों टेक्निक्स की मैंने एक एक एग्जांपल दे के इसको कोशिश की। देन हमारे पास है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। इसमें कोटा सैम्पलिंग है, शायद एग्जांपल से अब आपको क्लियर हो जाए। जैसे एमपी और एमएनए और स्पेशल लोगों के कोटाज होते हैं जॉब्स वगैरह में, तो इसमें एमपी एमएनए पर्सनली इन्वॉल्व हो रहा होता है कि इस हमारे इलाके में फलां शख्स है, उसको मैंने नवाजना है। तो वो कोटा जो इसका होता है उसमें ही और शी हैज़ द चॉइस टू ऑप्ट द पीपल। तो ये कोटा सैम्पलिंग है। स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं थोड़ा 2-4 मिनट ज़्यादा इस पर टाइम लेता हूँ। जैसे सपोज हम किसी सोसाइटी में काम कर रहे हैं और ऐसे टॉपिक पे काम कर रहे हैं जिसकी इंफॉर्मेशन बड़ी रेयर है, मतलब ओपन नहीं है, तो बड़ा मुश्किल से डेटा हमें मिलेगा। जिस तरह 2 एग्जांपल मैं दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो ड्रग यूज़र हैं उनका डेटा अगर हमें लेना है, तो
ड्रग यूज़र्स की जो पॉपुलेशन है ये हिडन पॉपुलेशन है, ये लोग छुप छुपा के एक्टिविटी करते हैं। तो इन लोगों तक पहुंचने के लिए हमें लिंक ट्रेस करना पड़ता है। तो ये मैंने वर्ड यूज़ किया है स्नोबॉल में, लिंक ट्रेसिंग टेक्निक भी कहते हैं। यानी मैंने ड्रग यूज़र्स का डेटा लेना है, तो मैं उस इलाके के अंदर मुझे एक ड्रग यूज़र मिला, उससे मैंने इंफॉर्मेशन ले ली, फिर मैं उसी से पूछूंगा कि मज़ीद जो आपकी कंपनी के लोग हैं वो मुझे कहाँ मिलेंगे। तो उसने दूसरा स्पॉट बता दिया, वहाँ पे मैं गया, वहाँ से डेटा लिया, फिर उसने फर्दर उससे पूछा तो वहाँ से उन्होंने नेक्स्ट बता दिया। तो ये लिंक बनता जा रहा है। तो और इसमें नो डाउट ये पर्सनली इन्वॉल्व है वो रिस्पोंडेंट, बट मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ और ये है ही नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। सो मैं लिंक्स के थ्रू डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। और दूसरी एग्जांपल सपोज करें जेनेटिक पॉपुलेशन है, यानी एल्डर पॉपुलेशन है, और इनकी जो फिजिकल एक्टिविटी डिक्लाइन है उस पर मैं काम करना चाहता हूँ। जैसे मेरे एक स्टूडेंट ने 2016 में किया, फैसलाबाद के अंदर जो बूढ़े लोग हैं, तो कैसे उनकी जो फंक्शनल एक्टिविटी है वो कैसे कम होती जाती है जैसे जैसे वो एज में ग्रो करते जाते हैं। तो उस पर अब इंफॉर्मेशन लेना आसान नहीं है। ज़ाहिर है बूढ़े लोग जो हैं वो घरों तक महदूद होते हैं, तो कैसे पता चले कि किस इलाके में किस किस घर के अंदर एज जो पीपल हैं वो मौजूद है। तो फिर वो लिंक ट्रेस ही करना पड़ता है कि एक शख्स से दूसरे का डेटा मिल गया, दूसरे घर से तीसरे का। तो ये लिंक ट्रेसिंग टेक्निक है। सो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग टेक्निक है, तो इसे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है सोशियोलॉजी में। कन्वीनियंस मतलब आसानी, और आसानी कैसे, टाइम के लिहाज से आसानी, डेटा कलेक्शन के लिहाज से आसानी। तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग टेक्निक। जजमेंट सैम्पलिंग है, ये परपजिव सैम्पलिंग है, अपनी जजमेंट के हिसाब से लोगों को सिलेक्ट करना। तो दीज आर द सम ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो अब हमारे पास ये दोनों तरह की लिस्ट आ गई। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए आज स्पेशली मैंने टॉपिक रखा है, विच टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज प्रेफर्ड एंड व्हाई। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप किस सैम्पलिंग टेक्निक को प्रेफर करेंगे और क्यों करेंगे। तो ये आपने अच्छी तरह याद रखना है। जो हमारा जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, ये मैं स्पेशली यहाँ आपको बताना चाहूँगा। दोनों जो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमें मिल गया इस पैराग्राफ में। Most of the statistical methods are based on probability sampling techniques, and also the results of probability sampling techniques can be generalized. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक एग्जांपल से मैं ये बताना चाहूँगा। जैसे हम देखते हैं कि आमतौर पे जो ये लकी ड्रॉ वगैरह निकालते हैं, लोग कमेटियाँ डालते हैं, ये जो मोटर बाइक्स वगैरह निकलती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक बास्केट के अंदर 100 200 500 लोगों के नाम लिखे होते हैं, और सपोज एक या दो लोगों को वहाँ से मोटर बाइक मिलेगी। तो वो स्लिप्स पे सबके नाम लिख के उसको अच्छी तरह शफल करके बास्केट में डाल देते हैं, और फिर रैंडमली वहाँ से, अब देखिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ रैंडमली, अच्छी तरह शफल लें, कुछ पता नहीं है कि किस स्लिप पे किसका नाम लिखा है, तो रैंडमली वहाँ से दो स्लिप्स निकाल ली, तो जिसका नाम अनाउंस हुआ उसको मोटर बाइक मिल गई।
महफल में उम्रे के टिकट दिए जाते हैं, कभी एतराज़ नहीं हुआ, बिकॉज द प्रोसेस वाज रैंडम और सारी कम्युनिटी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ हुई और रिजल्ट्स जो थे वो सब ने एक्सेप्ट कर लिए। और इसके बरक्स अगर दूसरी तरफ कोई स्लिप उसको फोल्ड कर लिया जाए, उसके ऊपर कोई निशान वगैरह लगा लिया जाए और जो स्लिप निकाल रहा है वो पर्सनली कहे कि वो वाली स्लिप निकालें, तो ऑडियंस में से कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वहाँ शोर बर्पा हो जाएगा। सो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है। और इसकी जो मैंने लास्ट पे लिखा है, रिजल्ट्स कैन बी जनरलाइज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ की है, लाइक जजमेंट सैम्पलिंग, स्नोबॉल, कन्वीनियंस वगैरह वगैरह, तो इनके रिजल्ट्स बड़े महदूद होंगे, हम इनको जनरलाइज नहीं कर सकेंगे। काम हमने कर लिया, डेटा हमने कलेक्ट कर लिया इनकी मदद से, लेकिन वो रिजल्ट सिर्फ उसी कम्युनिटी के लिए। और एक अच्छा रिसर्चर चाहेगा कि मेरी फाइंडिंग्स, मेरे रिजल्ट्स महदूद ना रहें, बल्कि वो जनरलाइज हो सकें। सो जनरलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि हम अपने रिजल्ट्स को या सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करें, ताकि हमारे रिजल्ट जनरलाइज हो सकें, कोई इस पर एतराज़ ना बने। सो इसलिए हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक को प्रेफर करते हैं। तो सिचुएशन बेस्ड है, सम टाइम हम बाउंड होते हैं और हमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक ही यूज़ करना पड़ती है, बट इफ़ यू हैव चॉइस देन यू शुड ऑप्ट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। उसके बाद लास्ट हमारी स्लाइड है, सैम्पल साइज कितना होना चाहिए। तो इस पे सोशोलॉजी में आमतौर पे लार्जर पॉपुलेशंस को कंसीडर किया जा रहा होता है। तो कहते हैं जितना पॉपुलेशन का साइज हो उसका 5% सैंपल आप ले लें। एक तो ये कॉमनली यूज टेक्निक है। दूसरा, स्पेसिफिक स्टडीज़ के लिए स्पेसिफिक फार्मूले भी मौजूद हैं सैंपल साइज के लिए। जैसे अगर आपने कोई मेडिसिन मेडिसिन की कोई स्टडी करनी है, मेडिकल से रिलेटेड, तो उसके लिए फार्मूलाज अवेलेबल हैं। तो इस पे इतना कमेंट करूँगा कि जो सैंपल साइज़ है वो कोशिश होनी चाहिए, नो डाउट कि जितना सैंपल साइज़ बढ़ाएंगे तो लेबर कॉस्ट, टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन ये जो हमारे लॉसेस हैं ये हम अफोर्ड कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ गुड रिजल्ट्स। तो जितना सैंपल साइज लार्ज होगा उतने रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी बढ़ती जाएगी। सो ये आज हमने आपसे शेयर करना था। इसकी मैं समरी एक दफ़ा फिर बता दूं, एज अ स्टूडेंट अगर मुझे इस लेक्चर से कुछ प्रिपेयर करना है तो मैं ये कहूँगा कि जब मैं डाटा कलेक्ट करूँगा तो मुझे फोकस करना होगा सैम्पलिंग टेक्निक पे। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स दो तरह की है और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो मोस्ट प्रेफर्ड है, और सैम्पल साइज में मैक्सिमम लेने की कोशिश करूँगा ताकि रिजल्ट रिलायबल दें। आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो मोर देन वेलकम। कोई क्वेश्चन? जी आवाज़ आ रही है? कोई क्वेश्चन है? आई नो ये पूरा कोर्स है, इस पे हम दो कोर्सेज पढ़ाते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो मैंने तो 30 मिनट्स दिए इसको, तो इट नेवर मीन्स कि ये फिनिश्ड है या कंप्लीटेड है। मैंने जो क्रक्स था, जो मेरे स्टूडेंट के लिए ऑल इम्पोर्टेंट था, वो मैंने शेयर करने की कोशिश की है। चलें, थैंक यू वेरी मच। इसकी रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। और स्पेशल थैंक्स कि आपने क्लास आज हैंडल की है क्लास टाइम से हट के। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।